Hello, myself Shivangi. I'm from Mandi Dabali and I am from a middle class family. My All India rank was 1718 with 670 marks. I chose AIMS Bathinda because I preferred AIMS over other colleges, and Bathinda was very near to my city. So, AIMS Bathinda I chose. Sir, actually, I actually wanted to become a doctor. I was quite interested in biology, science. That's why I went for medical in 12th, 11th and 12th. मैंने इंस्टीट्यूट तो ज्वाइन किया था पर कोविड के टाइम पे वो छूट गया था मेरे से, तो तब मेरे से नहीं पढ़ाई हुई। उसके बाद मैंने खुद ही अपने आप ही पढ़ाई की। सबसे पहले तो सिलेबस ही बहुत बड़ा लग रहा था, पता मतलब कॉन्फिडेंस था नहीं भी कर भी पाऊंगी या नहीं। फिर धीरे धीरे अपने पे ही विश्वास आया भी मुझे ही करना पड़ेगा और तो नहीं कोई सिखाने वाला, क्योंकि मुझे ही स्टेप लेना पड़ेगा। मैंने धीरे धीरे शुरू किया तो मतलब इंटरेस्ट भी आने लगा पढ़ाई में और समझ भी आने लगा, तो अपने आप ही इंटरेस्ट बनने लगा। तो आगे फिर मैंने चैप्टर्स एक दो किए, दो किए, चार किए, उससे फिर सारा सिलेबस ही हो गया। फिर जब मॉक टेस्ट दिए तब काफी सरप्राइजिंगली अच्छे रिजल्ट आए, तो उससे काफी मोटिवेशन मिली। सर इसमें मेरे फादर का काफी इन्फ्लुएंस था। वो मतलब काफी सिक रहते थे, तो हमें ऐसा था भी कोई अच्छा डॉक्टर हो घर में तो उनको भी हेल्प हो। मुझे ऐसा था भी डॉक्टर बनना है ताकि मैं हेल्प कर सकूं लोगों की, क्योंकि मेरे फादर को इतनी मेडिकल वो नहीं मिली थी जो उन्हें वो डिजर्व करते थे। सर अकॉर्डिंग टू मी बायो के लिए तो मतलब सोमनी एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी काफी सारी रीडिंग्स चाहिए। फिजिक्स मतलब आपको जरूरी नहीं सारे पढ़ने हैं, पॉइंट्स टू पॉन्डर और क्वेश्चंस कर लीजिए, वही काफी इनफ है। और केमिस्ट्रीज के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए तो सिर्फ एनसीईआरटी से रही है। ऑर्गेनिक के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं तो इन एनसीईआरटी, नहीं तो आपको बायो के लिए पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी चाहिए। फिजिक्स के लिए मतलब आपको कॉन्सेप्ट इतने शायद ना समझ आए उससे, तो आप पॉइंट्स टू पॉन्डर उससे आपकी काफी क्लैरिटी हो सकती है, वो पढ़ लो और क्वेश्चंस कर लो फिजिक्स के एनसीईआरटी से। तो फॉर फिजिक्स मैंने यूट्यूब में लेक्चर्स देखे थे, तो उसने मुझे काफी हेल्प किए कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में। और फिर मैंने बुक्स जो प्रेफर की थी वो मतलब प्रैक्टिस बुक्स ही थी। ट्रिकी है और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो इंटरेस्टिंग और इजी भी बन सकती है। तो आपको सबसे पहले तो अपने कॉन्सेप्ट पे जितना फोकस हो उतना फोकस करना चाहिए, उसके बाद वो इजी भी इंटरेस्टिंग भी बन जाती है। तो आप कर सकते हो फिर आपको पहले तो कुछ ढूंढना ही पड़ेगा जैसे जो आपसे, नहीं तो आप पहले देखो आपको बुक समझ के बुक पढ़ के समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस हैं, मैंने उनको देख के समझा तो मेरे को कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुए। उसके बाद मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए तो मेरे से हो रहे थे, उससे कॉन्फिडेंस आया। वैसे की थी मैंने फिजिक्स। जैसे केमिस्ट्री के भी पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। फिजिकल केमिस्ट्री में तो फॉर्मूलाज काफी इंपॉर्टेंट है, वो आप एक पेज पर लिखो, हर टाइम रिवाइज करो, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तो हो ही जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए आपको मल्टीपल रिवीजन चाहिए होंगे, वो एंड तक फिर भी नहीं याद रहती, तो आपको एंड पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इनऑर्गेनिक पे, क्योंकि एंड पे जो पढ़ोगे वो याद रह जाएगा, शुरू में पढ़ोगे वो फिर भी भूल जाओगे कितना मर्जी रीडिंग ले लो। ऑर्गेनिक के लिए आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और नोट्स बनाओ, हर रिएक्शन की एक बेसिक रिएक्शन होती है वो लिखो, उसके स्टेप्स लिखो, उससे आपकी हो जाएगी इन ऑर्गेनिक। ओके। सो मतलब ये तो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपने को कौन सा सब्जेक्ट कितना अच्छा आता है, पर ऐसे भी नहीं कि एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ो, वो काफी बोरिंग हो जाता है, आप भी बोर हो जाओगे, यू विल बी टायर्ड कि मैं एक पूरे दिन से बायोलॉजी पढ़ रही हूँ या पूरे दिन से फिजिक्स ही पढ़ रही हूँ। तो आपको मतलब डिवीजन करो आप सब्जेक्ट की। जैसे एक दिन आपने सोच लिया कि मुझे ये चैप्टर करना है, उसके क्वेश्चंस भी उसी दिन सॉल्व करो। फिर एक दिन उसी दिन सोच लिया कि फिजिक्स करनी है तो उस दिन फिजिक्स और बायो कर ली, उस दिन किसी दिन केमिस्ट्री और बायो कर ली। मैंने ऐसे किया था अल्टरनेटिव डेज के लिए। मतलब बायो में ज्यादा बड़ी है, सब्जेक्ट भी काफी है, चैप्टर्स भी काफी हैं, तो बायो और फिजिक्स एक दिन, फिर बायो और केमिस्ट्री एक दिन। यस सर, मैं मेरे को म्यूजिक म्यूजिक काफी पसंद है, तो मैं म्यूजिक ही सुनती थी बेसिकली। वैसे तो मैंने सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ रखी थी नीट के पीरियड में, क्योंकि मुझे काफी फोकस था कि इस बार तक नीट क्लियर ही करना है पहली बार में, तो इसलिए मम्मी से जरूर बात कर लेती थी, तो उससे भी काफी इन द लास्ट 6 मंथ मतलब मैंने काफी एक रेगुलरली शेड्यूल फॉलो किया था। सुबह 8 बजे उठती थी, 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके फिर 9 से 11-12 बजे तक पढ़ती थी, फिर 1 घंटे का ब्रेक जिसमें लंच होता था। फिर उसके बाद मैं हर रोज 2 से 5 एक टेस्ट दिया करती थी, चाहे मेरा कितना भी सिलेबस हो, पार्ट वाइज सिलेबस हो, कंप्लीट सिलेबस हो,
एक फुल टेस्ट देना ही देना था मैंने 2 से 5। आई थिंक दैट वाज द मेन फैक्टर जिसने मुझे हेल्प की क्लियर करने में नीट। उसके बाद 5 से 6 तक थोड़ा ब्रेक लिया। 7 to 9 आई यूज टू सी व्हाट मिस्टेक आई मेड इन द टेस्ट। आफ्टर 9 इट इट डिपेंड्स। अगर मतलब मैं काफी थक गई तो नहीं पढ़ूंगी, अगर पर एंड वाले 3 मंथ्स में तो मैं 9 से 11 भी पढ़ी। वो भी मतलब कई होते हैं लोग जो रात में पढ़ सकते हैं। मैं भी ऐसी थी पहले रात में पढ़ने वाली। फिर रात में बस थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस भी हो जाती थी, नींद भी आ जाती, कभी बीच में ही सो जाती। तो मेरे को ऐसा लगता है दिन में पढ़ना ज्यादा अच्छा है कि आप जागते हो, मतलब दूसरे आपके फैमिली भी जाग रही है तो आपको भी थोड़ा देख के मोटिवेशन सा मिलता है भी पढ़ना है दिन में। रात में तो सो भी सकते हैं हम बीच में। यस सर, बिल्कुल ऐसा बहुत बार होता है कि अब लगता है नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा। ऐसे लगता है मेरे दोस्त काफी आगे मेरे से ज्यादा नंबर ले रहे हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं पढ़ भी रही हूँ फिर भी नहीं नंबर आ रहे, ऐसा होता है। पर फिर मैं यही सोचती थी कि मेरे को ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। मेरे को खुद पे ही मेहनत करनी पड़ेगी। अ, मेरे को करना ही पड़ेगा तभी क्लियर होगा, नहीं तो नहीं होगा। यस सर, मतलब उन्हें स्पेसिफिक टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा अपना। ऐसे नहीं नहीं तो इस चैप्टर को इस करना है वो नहीं, तो कुछ भी इस टाइम पे मैंने पढ़ना ही पढ़ना है। इस टाइम पे मैंने टेस्ट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं उनको यही एडवाइस दूंगी कि टेस्ट जरूर करने हैं, मतलब प्रैक्टिस टेस्ट तो जरूर ही करने हैं। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी काफी बढ़ेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज टेस्ट सॉल्विंग के बाद ये जरूर देखना है कि आपने क्या गलती की, कौन से क्वेश्चंस गलत किए, क्योंकि एंड पे फिर जो मिस्टेक्स आपने अब की है ना वो बाद में नहीं होगी। यही सबसे मेन फैक्टर था। जैसे बायो में मतलब मैं थी, मैं इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल्स पढ़ने लग जाती थी या एक्स्ट्रा भी पढ़ने लग जाती थी। तो मैंने ना जो एनसीईआरटी थी ना उस पे फोकस कम कर दिया था शुरू में। तो मेरे को बाद में बहुत रियलाइज हुआ मैंने कितनी ग्रॉस मिस्टेक की है कि मैं एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी थी बायो की शुरू में। कितनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस अब तो रिसेंट नीट में तो पूरी एनसीईआरटी ही आती है। तो एनसीईआरटी नीट को तो छोड़ना ही नहीं, एनसीईआरटी बायोलॉजी को तो छोड़ना ही नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स में आपको ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पर कंसेप्ट पे भी जरूर ध्यान देना है। पर फॉर्मूला शीट्स बनाओगे ना आप फिजिक्स की, तो वो सबसे ज्यादा हेल्प करेगी आपको। ठीक है याद है फॉर्मूला, पर अगर आपने उस चैप्टर के फॉर्मूलास बनाए और जब आप वो चैप्टर के क्वेश्चंस कर रहे हो आपको कुछ नई चीज सीखने को मिली ना, तो वो चीज उस फॉर्मूला शीट पे लिखो। तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज की। ऑर्गेनिक में मतलब आप कोई और बुक रेफर ही मत करो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस, वही बहुत मुश्किल है लर्न करनी, इतना कुछ दिया हुआ है। तो ओके। उस पे ही फोकस करो, एक्स्ट्रा बुक्स पे इतना नहीं। आप अपने पहले लेवल पे बेसिक क्लियर करो, उसके बाद एडवांस जाओ। 10th के पहले तो मतलब थोड़ा रिलैक्स रहो। अब 11th से अच्छी तरह शुरू करो। 11th में इतना भी स्ट्रिक्ट प्लान ना बनाओ कि बस पढ़ना ही पढ़ना है, थोड़ा रिलैक्स रहो। पर 12th में तो आपको मतलब पढ़ना ही पड़ेगा, नीट तभी क्लियर होगा। बिना ओके। पढ़े तो हो नहीं रहा, तो 12th में तो आपको सीरियस होना ही पड़ेगा नहीं। लास्ट के 3 मंथ में आप एक मतलब आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो आपने इसको 3 घंटे दिए, तो आप 1 या 1.5 घंटा एनसीईआरटी का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन पढ़ना ही पढ़ना है उसमें। तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। फिंगर टिप्स, एनसीईआरटी फिंगर टिप्स बुक थी, मैंने उससे सॉल्व किए थे बायो के क्वेश्चंस। हर रोज मैंने एक चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने थे। उसके बाद मॉक टेस्ट, वो तो अलग चीज थी। एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ा उसी से तभी क्वेश्चंस किए मॉक टेस्ट के। वैसे फिजिक्स में आप फॉर्मूलाज देखो, आपने जो लिखे थे नोट्स में, और उससे प्रैक्टिस करो। लास्ट के 3 मंथ्स प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आपको उतना वहां पे आएगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो वो इजी होगा करना, आपको टाइम भी कम लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कई बच्चों का पेपर भी छूट जाता है, तो आपको टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। मेन तो यही है कि आपको एंड वाले टाइम पे जो पहले तो आपको लगता है सबसे ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स है ना, वो आपको सबसे पहले आने ही चाहिए ज्यादा से ज्यादा। अब ठीक है आपको थोड़े टॉपिक्स कम आते हैं, पर जो टॉपिक्स आते हैं ना वो अच्छी तरह वेटेज वाले पूरे अच्छी तरह आने चाहिए। अगर आपको कोई मिसिंग है तो वो चैप्टर उसमें करना ही करना है, वेटेज वाले चैप्टर्स। उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस ही है जो आप एंड मंथ पे कर सकते हो। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मंथ पे करने ही करने हैं, दोबारा से सारे रिवाइज एंड मंथ पे। अगर मैंने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे एनसीईआर नीट के 10 to 20 ईयर्स के। सबसे पहले मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कर सकते हो। आपकी फाइनेंशियल स्टेटस डिपेंड करती है पर इतना नहीं करती कि आप दूसरों से compete ना कर सको। ये आपके खुद पे डिपेंड करता है कि आप पढ़ो, क्योंकि आजकल सबके पास फोन है। आप फोन से जितनी डिस्ट्रैक्शन है ना उससे उतनी ज्यादा उससे यूटिलिटी है। आप उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं कितने मर्जी
क्वेश्चंस निकाल सकते हो उसे प्रैक्टिस करने के लिए। उससे जो भी आपको कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो वो भी समझ सकते हैं। तो फोन से आप काफी हेल्प ले सकते हैं। बाकी आजकल बुक्स भी हैं, वो भी सारी ऑनलाइन आपको मिल जाती हैं। तो इतना फाइनेंशियली आज अब तो डिपेंड ही नहीं करता कि आप कितना, क्योंकि आपको बड़ी कोचिंग जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एनसीईआरटी अब नीट अब एनसीईआरटी के अराउंड ही होता है। तो आपको बड़ी कोचिंग से इतनी हेल्प लेने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, कर सकते हैं वो। हम्म, काफी अच्छा था मतलब। हमें ऐसे होता है ना, आप अपने डिस्ट्रिक्ट, आप अपने स्कूल के कॉलेज में, स्कूल में काफी अच्छे बच्चे हैं, यहाँ पे सभी आपको अच्छे अच्छे बच्चे मिलेंगे। काफी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट होता है। कॉलेज लाइफ है तो थोड़ा चिल भी होता है, पर यहाँ पे पढ़ना भी बहुत पड़ता है। यहाँ पे का सीनियर्स काफी अच्छे थे, मतलब आपको इंटरेक्शन तो करनी पड़ेगी आपको, वो फिर कम्युनिकेशन स्किल्स या वैसे तो उनसे सीखने को मिलती है। बुक्स के बारे में हेल्प चाहिए हो, आपको कोई भी टॉपिक समझना, आपने वो टॉपिक पढ़ा, आपको उसका इंपॉर्टेंट चाहिए हो, तो वो सीनियर्स काफी हेल्प करते हैं। रैगिंग एसेट्स तो कुछ नहीं होती है यहाँ पे, मतलब हेल्प या इंटरेक्शन होगी ज्यादा से ज्यादा, वो आपसे पूछ लेंगे नाम वगैरह, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। यही है कि आपको बीच में काफी बार लगेगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, या आप छोड़ दोगे। कभी 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 तो मन करता है कि नहीं मैं तो सब छोड़ रही हूँ, मेरे से नहीं पढ़ाई होगी ये। तो उसमें ना बस हार नहीं माननी। एक जगह जा तो लिख के रखो, जा बस अपने मन के अंदर सोच के रखो भी हार तो माननी ही नहीं है। बहुत बार होता है, कई मोमेंट्स आएंगे, कई बार लोग भी आपको कहेंगे नहीं होगा तेरे से, वो नहीं होगा। तो उस टाइम तो हार नहीं माननी, उस टाइम करना ही करना है, बस ये सोच के बैठ जाओ भी इस बार तो नीट क्लियर ही करना है। तो वो काफी हेल्प करता है। मैसेज बस यही देना चाहती हूँ कि ऑल द बेस्ट, आपको अच्छा करके आना है। आप ही हो जो अपने इम्प्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स, अगर आप चाहो ना तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप अपनी इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो और अपनी डीमोटिवेशन भी कर सकते हो। तो ट्राई करो कि अपने आप पे विश्वास रखो, हो जाएगा।